हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल जीके स्टडी पॉइंट विद क्लियर कॉन्सेप्ट में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के टॉपिक वर्ड विचार से संबंधित स्वरों के बारे में। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्वर। देखिए फ्रेंड, इससे संबंधित जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा दिया है कि वर्ड विचार का टॉपिक चल रहा है फ्रेंड हमारा, और वर्ड विचार में भी आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्वरों के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए फ्रेंड, इससे संबंधित जो पिछली वीडियो थी हमारी, उस पिछली वीडियो में हमने वर्ड विचार के बारे में स्पष्टली बता दिया कि वर्ड विचार क्या होते हैं, उनका हिंदी में क्या महत्व है, हिंदी व्याकरण में उनका क्या क्या महत्व है और क्या क्या परिणाम है, उन सभी के बारे में हमने बता दिया है। और वर्ड कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में भी हमने पिछली वीडियो में चर्चा कर ली है। आप हमारे चैनल पर जाकर पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वर्ड दो प्रकार के होते हैं, हमने पिछली वीडियो में बताया था। वर्ड के दो भेद होते हैं, एक होता है स्वर और एक होता है भेद। तो आज हम वर्ड के प्रथम भेद स्वर के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, स्वर क्या होते हैं, स्वर के भेद कितने होते हैं और हिंदी व्याकरण में स्वरों का क्या महत्व होता है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, वो भी डिटेल के साथ, संपूर्ण तथ्यों के साथ। तो फ्रेंड, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, आप अगर हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें तथा साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और फ्रेंड, वीडियो की तरफ चलने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। देखिए फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्वर। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर की परिभाषा के बारे में कि स्वर किसे कहते हैं, स्वर की परिभाषा क्या होती है। देखो फ्रेंड्स, स्वर एक ऐसी इकाई होती हैं, ऐसी ध्वनियाँ होती हैं जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होती हैं, जो बिना किसी सहायता के उच्चारित होती हैं, जो स्वयं उच्चारित होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम आगे चल के एक एक पॉइंट को स्पष्टली आपको समझाएंगे। हमारा यहाँ हिंदी पढ़ाने का उद्देश्य समझाना है, ना कि रटाना है। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे हर चीज़ को बारीकी से समझ सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जो स्वयं उच्चारित होती हैं। क्या होती है फ्रेंड? स्वयं उच्चारित होती हैं। स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जो क्या होती हैं, स्वयं उच्चारित होती हैं, जिनको उच्चारण में किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जो किसी की अधीनता के साथ में उच्चारित नहीं होती हैं, जो स्वतंत्र उच्चारित होती हैं, उन ध्वनियों को हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। आगे चल के और भी बताएंगे। तो संस्कृत में एक स्वर से संबंधित एक परिभाषा है जो प्रसिद्ध परिभाषा है, कई बार पेपरों में पूछी जाती है। स्वयं राजन्ते इति स्वरा, स्वयं राजन्ते इति स्वरा, यानी जो स्वयं राज करते हैं, जो स्वयं उच्चारित होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, स्वर कहा जाता है। ये परिभाषा किसकी है फ्रेंड? पतंजलि की है। कई बार पेपर में पूछी गई है पतंजलि की निम्न परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? पतंजलि के द्वारा दी गई है। देखिए हिंदी में फ्रेंड्स, हिंदी वर्णमाला है, हिंदी वर्णमाला में जो स्वरों की संख्या होती है फ्रेंड, वो कितनी? 11 है। कितनी है फ्रेंड्स? 11 है। आपको याद रखना है कि हिंदी में 11 स्वर होते हैं, जबकि संस्कृत में अगर आपसे पूछ ले तो आपको बता देना है कि संस्कृत में 13 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं फ्रेंड? 13 स्वर होते हैं, जबकि हिंदी में कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं फ्रेंड? पहला स्वर है हमारा आ, दूसरा स्वर है बड़ा आ, ई ऊ री ए ऐ ओ औ। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ये सभी वर्ड हमारे क्या हैं? हिंदी वर्णमाला के स्वर हैं। क्या हैं फ्रेंड? स्वर हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है फ्रेंड? 11 होती है, जबकि संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। यहाँ तक बात क्लियर हुई फ्रेंड्स आपकी? तो बात समझ में आपको आ गई होगी। स्वर ऐसी इकाई होती हैं, ऐसी ध्वनियाँ होती हैं जो स्वयं उच्चारित होती हैं, और इसके लिए पतंजलि ने भी कहा है कि स्वयं राजन्ते इति स्वरा, जो स्वयं उच्चारित होते हैं उनको क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी फ्रेंड? 11 है, जबकि संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। दूसरी बात एक और ध्यान रखें, अगर स्वर संधि का हम विच्छेद करें तो स्वर संधि में क्या होगी फ्रेंड्स? स्वरों की अगर स्वर वर्ड की हम विच्छेद करें, स्वर वर्ड का अगर हम विच्छेद करें तो उसमें स्वर में कौन सी संधि होती है फ्रेंड? यण संधि होती है। कौन सी संधि होती है? यण संधि होती है। देखो फ्रेंड्स, स्वर का हम विच्छेद करते हैं तो स्वर का विच्छेद करने में हमें क्या प्राप्त होता है? सूधन अर, और सूधन अर मिलकर क्या बनता है? स्वर बनता है। इस प्रकार यहाँ पे स्वर में कौन सी संधि होती है फ्रेंड्स? यण संधि होती है। कई बार पेपरों में पूछ लिया जाता है कि स्वर में क्या कौन सी संधि है। डायरेक्टली आपसे पेपर में पूछ लेगा कि स्वर में कौन सी संधि है, तो आपको बता देना है कि स्वर में कौन सी संधि है फ्रेंड? यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि है। यहाँ तक बात क्लियर हुई? तो हमारी परीक्षाओं की दृष्टि से फ्रेंड यहाँ पे कितने सारे पॉइंट्स क्लियर हुए आपके, कि एक पॉइंट से क्लियर हुआ कि स्वर किसे कहते हैं,
स्वर किसे कहते हैं? जो स्वयं उच्चारित होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स? 11 है। अगर आपसे संस्कृत वर्णमाला में पूछे तो कितनी बतानी है? 13 बतानी है। तो हिंदी वर्णमाला के स्वर कौन कौन से हैं? ये 11 हैं, आपको याद रखने हैं फ्रेंड्स। और स्वर वर्ड में अगर आपसे पूछे कि स्वर में कौन सी संधि है, तो आपको बता देना स्वर वर्ड में यण संधि है। कौन सी संधि है? स्वर शब्द में यण संधि है। स्वर शब्द है, इसमें कौन सी संधि है फ्रेंड्स? यण संधि है। और स्वर शब्द का विच्छेद क्या होता है? सूधन अर होता है। इतने सारे पॉइंट्स हमारे लिए आज के लिए हमने इस स्लाइड में बता दिए फ्रेंड्स आपको। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर फ्रेंड्स। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से सारे पॉइंट्स। उसके बाद हम देखिए फ्रेंड्स स्वर की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे हम कि स्वर की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। देखिए फ्रेंड्स, स्वर की सबसे पहली विशेषता यही होती है कि स्वरों के उच्चारण में वायु प्रवाह कहीं अवरुद्ध नहीं होता। यानी हम जब स्वरों को बोलते हैं तो हमारे गले से जब उनको निकालते हैं बाहर तो ये कहीं पे टकराते नहीं है, कहीं पे इनको बोलने में रुकावट नहीं आती है। इस वजह से इनको स्वर कहा जाता है, क्योंकि स्वरों के उच्चारण में कहीं पर वायु का प्रभाव होता है। वायु की जो धारा होती है वो रुकती नहीं है, अवरुद्ध नहीं होती है। जैसे आ, ई एकदम गले से सीधे सीधे निकल आते हैं। हमारे मुंह के अंदर के जो जितने अंग होते हैं, जितने उच्चारण स्थान होते हैं, वो आपस में एक दूसरे से टकराते नहीं हैं, एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते, बिल्कुल सीधे सीधे मुंह से बाहर निकलते हैं, कहीं पे अवरुद्ध नहीं होते, कहीं पे रुकते नहीं हैं। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं मुख से जो हवा होती है वो बिना किसी रुकावट के निकलती है। पहली विशेषता क्लियर हुई फ्रेंड्स। दूसरी विशेषता ये होती है कि स्वर स्वतंत्र उच्चारित होते हैं, इनको किसी की सहायता के साथ नहीं बोला जाता। स्वर अपनी स्वतंत्रता के साथ उच्चारित होते हैं, किसी की सहायता नहीं लेते अपने उच्चारण में। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरी विशेषता निर्बाध उच्चारित होते हैं। मैंने अभी बताया कोई भी बाधा नहीं होती है इनको बोलने में, सीधे सीधे बिल्कुल उच्चारित होते चले जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में आता है स्वरों का उच्चारण देर तक किया जाता है। ठीक है, देर तक, जैसे आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, ये लंबे समय तक हम इनको उच्चारित कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारे जो 4 विशेषताएं थी, ये चारों विशेषताएं कंप्लीट हुई स्वरों की। नेक्स्ट उसके बाद में अगली जो विशेषता है वो ये है, स्वर अपेक्षाकृत अधिक मुखर होते हैं। मुखर का मतलब यही है फ्रेंड्स, मुख से ज़्यादातर इन शब्दों का उच्चारण ज़्यादातर स्वरों का ही होता है। अगर हमारे कहीं लगेगी, पैर में लग गई, चोट लगी, तो हम सीधे आ, ई कर जाएंगे, तो इसका मतलब है कि ये स्वर होते हैं हमारे मुख से ज़्यादातर बोले जाते हैं, ज़्यादातर उच्चारण स्वरों का होता है। इस वजह से स्वरों को क्या कहा जाता है? अधिक मुखर कहा जाता है बजाय व्यंजनों के। ठीक है फ्रेंड्स। तीसरा बात, अगली जो विशेषता वो है स्वर स्वराघात वहन करने की क्षमता से युक्त होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, स्वरों को लंबे समय तक बोल सकते हैं, इन पर आघात कर सकते हैं स्वरों पर, एक स्वर को कई मात्राओं के साथ में बोल सकते हैं, तो ये सारे वहन करने के युक्त होते हैं, यानी स्वराघात वहन कर सकते हैं जबकि व्यंजन नहीं कर सकते। देखिए अगले पॉइंट है, सभी स्वर क्या होते हैं फ्रेंड्स? घोष होते हैं। और नेक्स्ट अगली बात ये, सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। और मात्रा केवल किनकी होती हैं? स्वरों की होती हैं। और स्वर क्या होते हैं? स्वयं उच्चारित होते हैं। तो इनमें 3 पॉइंट्स, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, ये तीनों पॉइंटों को फ्रेंड्स आपको अच्छे से याद करना है कि सभी स्वर क्या होते हैं? घोष होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं। और स्वरों की क्या होती है? मात्रा केवल स्वरों की होती है, व्यंजनों की नहीं। एक बात याद रखना, मात्रा केवल किसकी होती है फ्रेंड्स? स्वरों की होती है, व्यंजनों की कोई भी मात्रा नहीं होती है। यहाँ पे 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना फ्रेंड्स। जो हमारे सीटेट की एग्ज़ाम्स होती हैं, सीटेट की जो एग्ज़ाम होती हैं फ्रेंड्स, उन सीटेट की एग्जाम्स में आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन बनाकर इनमें से विशेषताओं में से रख दिए जाते हैं 3-4 पॉइंट्स, और उन्हीं को पूछ लिया जाता है। तो इन विशेषताओं को आपको अच्छे से याद करना है फ्रेंड्स। 10 विशेषताएं हमने यहाँ पे बताई हैं स्वरों की, 10 विशेषताएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। स्वर कैसे होते हैं? स्वतंत्र उच्चारित होते हैं। स्वर किसी की सहायता के साथ उच्चारित नहीं होते हैं। स्वर वादा रहित उच्चारित होते हैं। स्वर बिना रुकावट के साथ बोले जाते हैं। स्वर क्या होते हैं? स्वयं उच्चारित होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं? घोष होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। स्वरों की क्या होती हैं? मात्राएं होती हैं, व्यंजनों की नहीं। स्वर क्या होते हैं? अपेक्षाकृत मुखर होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारी बातों को आपको एक बार रिवीजन करना, याद करना अच्छे से। ये सभी क्या है? स्वरों की विशेषताएं। उसके बाद हम फ्रेंड्स नेक्स्ट अगले पॉइंट्स पे चलते हैं। जो अगले पॉइंट्स है हमारा वो है स्वरों के भेद, यानी हमने अब स्वर की परिभाषा कर ली, स्वर के कौन कौन से स्वर कितने होते हैं प्रकार कर लिए फ्रेंड्स, स्वरों के अब भेद की विशेषताएं कर ली स्वरों की। अब हम करेंगे स्वरों के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स? स्वरों के भेदों के बारे में पढ़ेंगे कि स्वर के भेद कितने होते हैं, ये बात गौर करनी है फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, यहाँ पे समझा देते हैं आपको अच्छे से कि जब हम स्वर पढ़ेंगे फ्रेंड्स, ये स्वरों के भेद हम निम्न आधार पे कर सकते हैं, यानी स्वरों के भेद एक आधार पे नहीं कर सकते, हम स्वरों के भेद कई आधार पे करते हैं फ्रेंड्स, ये बात याद रखनी है आपको। देखो
कौन कौन से आधार हैं फ्रेंड्स हमारे? एक तो हम स्वरों के भेद करेंगे उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पे? उत्पत्ति के आधार पे। दूसरा हम करेंगे फ्रेंड्स उच्चारण समय या मात्रा काल के आधार पर स्वरों के भेद करेंगे। स्वर हमारे 11 हैं, इन्हीं 11 स्वरों को हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे अलग अलग हिसाब से, यानी एक उत्पत्ति के आधार पर बांट सकते हैं, दूसरा उच्चारण समय या मात्रा काल के आधार पर हम स्वरों को बांटेंगे, तीसरा ओष्ठाकृति के आधार पर इन 11 स्वरों को अलग से बांटेंगे, जीवा या जीव के आधार पर इन 11 स्वरों का विभेदन बांटेंगे अलग से, मुखाकृति या तालु के आधार पर भी विभाजन करेंगे इन 11 स्वरों का, मुख की मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर इन 11 स्वरों का विभाजन अलग से करेंगे, जाति के आधार पर इन 11 स्वरों का विभाजन अलग से करेंगे, प्रकृति या स्वभाव के आधार पर इन 11 स्वरों का विभाजन अलग से करेंगे और उच्चारण स्थान के आधार पर इन 11 स्वरों का विभाजन अलग से करेंगे। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में हम जो स्वरों के भेदों को पढ़ाएंगे, उन स्वरों के भेदों में केवल आज की वीडियो में हम आपको उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के भेद बताएंगे और उच्चारण समय या मात्रा काल के आधार पर स्वरों के भेदों के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट अगले जो भेद होंगे ओष्ठाकृति के आधार पे, जीवा के आधार पे, मुखाकृति के आधार पे, ये नेक्स्ट कल की वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे। आज की वीडियो में उत्पत्ति के आधार पर और उच्चारण समय के आधार पर स्वरों के भेदों के बारे में बताएंगे। सबसे पहली बात, आपको इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ने से पहले एक बात याद रखनी है फ्रेंड्स कि स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ये बात याद रखनी है। 11 स्वर कौन कौन से होते हैं, उन्हीं को हम डिवाइडेशन अलग अलग तरीके से करेंगे। यहाँ पे हम बस ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट उसके बाद हम चलते हैं। सबसे पहले हम करेंगे फ्रेंड्स उत्पत्ति के आधार पे स्वरों के भेद। किसके भेद? उत्पत्ति के आधार पे। फ्रेंड्स किसके आधार पे पढ़ेंगे हम? उत्पत्ति के आधार पे। देखिए फ्रेंड्स, उत्पत्ति के आधार पे स्वरों के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। सबसे पहली बात याद रखनी है कि उत्पत्ति के आधार पर हम स्वरों को कितने भागों में बांट सकते हैं? फ्रेंड्स 2 भागों में बांट सकते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। देखिए पहला भेद है फ्रेंड्स मूल स्वर और दूसरा भेद है संध्या स्वर। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, परीक्षाओं के लिए आपको एक एक बात पे फोकस करना है। यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे मूल स्वरों के बारे में। इन उत्पत्ति के आधार पर आपसे पेपर में डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। एक एक चीज़ को मैं बारीकी से बता रहा हूँ फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है। आपको बिल्कुल कोई चीज़ छोड़नी नहीं है। आप कहीं पर कोई चीज़ छोड़ देंगे वहीं पर आपकी समझ से बाहर हो जाएगा टॉपिक फ्रेंड्स। तो आपको यहाँ पर बारीकी से समझना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे एग्जामिनर कि स्वरों के भेद कितने होते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो फ्रेंड्स स्वरों के काफ़ी भेद होते हैं, अलग अलग भेद होते हैं। किस आधार पर पूछ रहा है वो, उस आधार पर आपको फोकस करना है। जैसे वो आपसे पूछे कि उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं, तो आपको बता देना उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं फ्रेंड्स? 2 होते हैं। अगर वो आपसे पूछे कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो स्वरों की संख्या फ्रेंड्स 11 है। कितनी है? 11 है। अगर आपसे पूछे कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो 11 बतानी है। अगर आपसे पूछे कि उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के भेद कितने हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के भेद कितने फ्रेंड्स? 2 हैं। कितने हैं? 2 हैं। और स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ये बात याद रखनी है फ्रेंड्स। यहाँ तक बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स आपकी सारी बात। अब देखो उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के 2 भेद होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं उनके फोकस करना है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले होता है हमारा मूल स्वर। क्या आता है? मूल स्वर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? मूल स्वरों के बारे में कि मूल स्वर क्या होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर 2 भेद तो है ही है फ्रेंड्स, और 2 भेद कौन कौन से? एक मूल स्वर और एक संध्या स्वर। सबसे पहले पढ़ेंगे मूल स्वरों के बारे में कि ऐसे स्वर जिनकी उत्पत्ति में किसी अन्य वर्ण का योगदान नहीं होता है, उनको क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। यानी वो स्वर स्वयं तो उच्चारित होते हैं, लेकिन उनकी उत्पत्ति की बात कर रहे हैं हम। उनकी उत्पत्ति में किसी और का सहयोग ना हो, स्वयं ही उच्चारित, तो किसी का सहयोग नहीं लिया उन्होंने अपने उत्पन्न होने में। देखो बहुत से वर्ड होते हैं किसी के सहयोग से उत्पन्न होते हैं, किसी के योग से उत्पन्न होते हैं, लेकिन ऐसे वर्ड जो किसी के योग से उत्पन्न ना हो, जो स्वयं ही उत्पन्न हो जाएं, स्वयं ही उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसे वर्डों को हम क्या बोलते हैं? मूल स्वर बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मूल स्वरों को हम एकल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? एकल स्वर भी कहते हैं। ये बात याद रखनी है। कई बार पूछा जाता है एकल स्वरों की संख्या कितनी होती है, या एकल स्वर कौन कौन से होते हैं, याद रखना फ्रेंड्स। यहाँ से तो याद रखना, मूल स्वरों को ही हम क्या कहते हैं? एकल स्वर कहते हैं। और मूल स्वरों की या एकल स्वरों की संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स? 4 होती है। कौन कौन सी? आ, ई, उ और री। आपको याद रखना है यहाँ पे कि हमारे एकल स्वर पूछे आपसे या मूल स्वर पूछे, तो आपको बता देना कितने होते हैं एकल स्वर या मूल स्वर? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ और री। तो आपको यहाँ से याद रखना है कि 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। तो हमारे यहाँ से कितने प्रश्न तैयार हुए फ्रेंड्स? आपसे एक क्वेश्चन तो कि एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आपसे पूछे उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के भेद कौन कौन से होते हैं? एक मूल स्वर और संध्या स्वर। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि ऐसे स्वर जिनकी उत्पत्ति में किसी भी अन्य वर्ण का योगदान नहीं होता है, ऐसे वर्णों को क्या कहते हैं? तो याद रखना, ऐसे स्वरों को क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि एकल स्वर किन्हें कहा जाता है? मूल स्वरों को कहा जाता है।
यहाँ पे एग्जामिनर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मूल स्वरों की संख्या या एकल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आपको बता देना 4। और अगर आपसे ये पूछे कि निम्न में से कौन सा मूल स्वर है, या मूल स्वर कौन कौन से होते हैं, आ ई उ और री, यानी ये 4 वर्ड क्या होते हैं हमारे मूल स्वर या एकल स्वर कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में नेक्स्ट जो दूसरा प्रकार है उत्पत्ति के आधार पर, वो है संदेह स्वर। संदेह स्वर क्या होते हैं फ्रेंड्स? संदेह स्वर ऐसे वर्ड होते हैं जिनके उत्पत्ति में अन्य वर्ड का क्या होता है, योगदान होता है। यानी बात वही है, इसका विपरीत उस वो मूल स्वर कह रहा है कि इसमें किसी का योगदान नहीं होता है इसकी उत्पत्ति में। ठीक है फ्रेंड्स, जिसकी उत्पत्ति में किसी का योगदान नहीं होता है तो वो मूल स्वर हो गया, लेकिन जिसकी उत्पत्ति में किसी का योगदान हो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें संदेह स्वर कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, संदेह स्वर यानी ऐसे स्वर जिनके निर्माण 2 स्वरों के योग से हुआ हो, यानी मैंने बता दिया फ्रेंड्स कि 2 स्वरों के योग से हुआ हो, किसी का सहयोग रहा हो, योगदान रहा हो उनकी उत्पत्ति में, तो उन वर्णों को हम क्या कहेंगे, संदेह स्वर कहते हैं। और ऐसे वर्णों की संख्या, संदेह स्वरों की संख्या कितनी होती है फ्रेंड? 7 होती है। कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है फ्रेंड्स, तो संदेह स्वर कितने होते हैं फ्रेंड्स? 7 होते हैं हमारे। और संदेह स्वरों की उत्पत्ति में अन्य स्वरों को क्या होता है, अन्य स्वर का योगदान होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, संदेह स्वर के भी 2 भेद होते हैं, यानी जो संदेह स्वर होता है इसके भी 2 उपभेद होते हैं फ्रेंड्स। कौन कौन से होते हैं? एक होता है दीर्घ स्वर, यानी जो संदेह स्वर होते हैं ये 2 तरीके से उत्पन्न होते हैं फ्रेंड्स। एक तो होता है दीर्घ स्वर, यानी एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले 2 सवर्ण स्वरों के योग से बने स्वर क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर। यानी इनमें योगदान तो होता है, यानी एक वर्ड ये रहा, एक प्लस एक वर्ड ये रहा। ठीक है, इन 2 वर्णों के योग से क्या बनते हैं? ये संदेह स्वर बनते हैं, संदेह स्वर बनते हैं। यानी हम कह सकते हैं संदेह स्वर को समझाने के लिए कि एक वर्ड यहाँ पे होता है और एक वर्ड ये होता है, 2 वर्ड होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तब क्या बनता है हमारा? संदेह स्वर बनता है। क्या बनता है? संदेह स्वर बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक वर्ड और एक वर्ड ये, एक स्वर ये रहा और एक स्वर ये रहा, इन 2 स्वरों के योग से क्या बना? संदेह स्वर बना। लेकिन संदेह स्वर भी फ्रेंड्स याद रखना है कि संदेह स्वर भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है दीर्घ स्वर। क्या होता है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में क्या होता है कि ये दोनों स्वर होते हैं, ये दोनों एक ही जाति के होते हैं। किस जाति के होते हैं? एक ही जाति के होते हैं। हम कह सकते हैं कि आ और आ, यानी दोनों एक ही जाति के हैं, ये आ और आ। इन दोनों के योग से जो वर्ड बनेगा वो क्या बनेगा? बड़ा आ बनेगा। क्या बनेगा? बड़ा आ बन गया। अब यहाँ पे ये बड़ा आ बन गया, ये दीर्घ बन गया। क्या बन गया फ्रेंड्स? दीर्घ बन गया। अब ये जब बड़ा आ दीर्घ बन गया, किसके? आ के योग से, ये आ और एक ये आ, 2 वर्ड 2 स्वरों का योग हो गया। यहाँ पे 2 स्वरों के योग हो गया, तो यहाँ क्या बन गया? बड़ा आ बन गया फ्रेंड्स। जब बड़ा आ बन गया तो ये क्या? दीर्घ स्वर हो गया। क्या हो गया? दीर्घ स्वर हो गया। सपोज दैट यहाँ पे आ के साथ में क्या होता? दूसरे वर्ड का योग हो जाता, ई का योग हो जाता। आ के साथ में किसका योग हो जाता? ई का योग हो जाता। तो यहाँ पे क्या बन जाता फ्रेंड्स? ये बन जाता। अब तो ये भी अलग जाति का, ये भी अलग जाति का है, तो जब अलग अलग जाति के जो 2 स्वरों का मेल होता है तो उस मेल से बने शब्द को हम क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? संयुक्त। जहाँ पर संयुक्त स्वर किसे कहेंगे? जहाँ पर 2 अन्य जाति के विजातीय स्वरों का मेल हो तब संयुक्त स्वरों का निर्माण होता है। लेकिन जहाँ पे सजातीय यानी एक ही जाति के 2 स्वरों का मेल होता है वहाँ पे दीर्घ स्वरों का निर्माण होता है। किसका फ्रेंड्स? दीर्घ स्वरों का निर्माण होता है। बात समझ में आपको आ गई होगी। एक ही जाति के जब स्वरों का मेल होता है तो दीर्घ स्वरों का निर्माण होता है, लेकिन जब अलग अलग जाति के 2 स्वरों का मेल होता है तो संयुक्त स्वरों का निर्माण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम कह सकते हैं कि जो संदेह स्वर होते हैं उनके भी 2 उपभेद होते हैं। संदेह स्वर भी 2 प्रकार के होते हैं, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। देखिए दीर्घ स्वर में क्या होता है कि एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले 2 सवर्ण स्वरों के योग से बने स्वर क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ प्लस आ बराबर बड़ा आ, ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, उ प्लस उ बराबर बड़ा उ। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर? इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं फ्रेंड्स? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इन तीनों को क्या कहा जाता है? दीर्घ स्वर कहा जाता है। ठीक है, लेकिन एक और बात याद रखना कि हमारी हिंदी में री भी एक स्वर होता है, लेकिन यहाँ पर री क्या होता है? री का अगर री के साथ में री को योग करेंगे तो बड़ी री बनेगी फ्रेंड्स, लेकिन हिंदी में बड़ी री का कोई भी प्रयोग नहीं होता है। बड़ी री का प्रयोग किस में होता है? केवल संस्कृत में। हम कह सकते हैं जैसे री तथा री के योग से री दीर्घ स्वर भी बनता है, परंतु दीर्घ रिकार का प्रचलन केवल संस्कृत भाषा में ही होता है, हिंदी में दीर्घ री का प्रचलन नहीं है। तो इस प्रकार कह सकते हैं। वैसे बन सकता है फ्रेंड्स, अगर हम री को मिला दें यहाँ पे, री धन री मिला के क्या बन जाएगा फ्रेंड्स? बड़ी री बन जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन इसका प्रयोग केवल संस्कृत में होता है, हिंदी में नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे दीर्घ स्वर समझ में आपको आ गए होंगे। दीर्घ स्वर में क्या होता है? सजातीय स्वरों का
मेल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है यहाँ तक बात। अब उसके बाद में देखिए फ्रेंड्स, अगला पढ़ते हैं हम संयुक्त स्वरों के बारे में। संयुक्त स्वर, देखिए फ्रेंड्स, अलग अलग स्थान से उच्चारित दो विजातीय स्वरों के योग से निर्मित स्वर संयुक्त स्वर कहलाते हैं। संयुक्त स्वरों की दो विशेषताएं होती हैं। एक तो ये होती है कि दोनों अलग जाति के होते हैं, दोनों स्वर क्या होते हैं, अलग जाति के होते हैं। दूसरी विशेषता क्या होती है कि दोनों का उच्चारण स्थान भी अलग अलग होता है। जैसे हम कह सकते हैं, देखिए फ्रेंड्स, आ है, क्या है, आ है, और एक ई है, क्या है फ्रेंड्स, ई है। इन दोनों के योग से क्या बन रहा है, ए बन रहा है। ठीक है, ए बन रहा है। देखिए फ्रेंड्स, आ अलग जाति का है, ई अलग जाति का है। आ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, और ई का उच्चारण स्थान क्या है फ्रेंड्स, तालु है। यानी इन दोनों वर्णों के उच्चारण स्थान भी अलग हैं और जाति भी अलग है। जहाँ पे जाति अलग हो, उच्चारण स्थान अलग हो, जब उनका योग कर दें तो जो वर्ड बनेगा उस वर्ड को हम क्या कहेंगे, संयुक्त स्वर कहेंगे। उस जो स्वर बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, संयुक्त स्वर या संयुक्त वर्ड कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बात क्लियर हो गई आपको, यहाँ तक समझ में बात आ गई होगी। तो हम कह सकते हैं कि हमारी संस्कृत हिंदी वर्णमाला में 4 वर्ड ऐसे होते हैं जो संयुक्त स्वर, 4 स्वर ऐसे होते हैं जिनको संयुक्त स्वर कहा जाता है, क्योंकि ये अलग अलग जाति के स्वरों से निर्मित होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो ए होता है वो किससे बनता है, आ और ई के योग से बनता है। ठीक है, आ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, और ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु। जो बड़ी ए होती है फ्रेंड्स, ये आ और ए के संयोग से, योग से बनता है। ठीक है, ओ होता है फ्रेंड्स, ये आ और ऊ के योग से बनता है। और जो औ होता है फ्रेंड्स, ये आ और ओ के योग से बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, आ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, ए का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ तालु, ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ, और ओ का उच्चारण स्थान होता है कंठ ओष्ठ। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारी हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स, 4। संयुक्त स्वर कितने होते हैं फ्रेंड्स, 4 होते हैं हिंदी वर्णमाला में। दीर्घ स्वर कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हिंदी वर्णमाला में 3 दीर्घ स्वर, 4 संयुक्त स्वर और 4 मूल स्वर। 4 क्या होते हैं, मूल स्वर होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बात क्लियर हो गई। तो हमारी हिंदी वर्णमाला में 4 मूल स्वर, 3 दीर्घ स्वर, 4 संयुक्त स्वर होते हैं। बात याद हो गई फ्रेंड्स, समझ में बात आपको आ गई होगी कि 4 मूल स्वर, 3 दीर्घ स्वर और 4 संयुक्त स्वर। चारों संयुक्त स्वरों के बारे में याद रखना है। मूल स्वर कौन कौन से होते हैं, तो मूल स्वर हमारे फ्रेंड्स कौन कौन से हैं, आ, ई, ऊ और री। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या हो गए, मूल स्वर हो गए। और दीर्घ स्वर क्या हो गए, आ, ई और ऊ, ये दीर्घ स्वर हो गए। और हमारे संयुक्त स्वर कौन कौन से हो गए, संयुक्त स्वर ये 4 हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो बात क्लियर हो गई हमारी, आपको यहाँ तक समझ में बात आ गई होगी। तो संयुक्त स्वरों की संख्या हिंदी में कितनी है, 4। और कौन कौन से हैं फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। तो कौन कौन से हैं, ये 4। ठीक है, देखो याद रखना फ्रेंड्स, जो ए है हमारा और ये ओ है फ्रेंड्स, इन दोनों को क्या कहा जाता है, गुण स्वर कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, गुण स्वर। और जो बड़े ये ए और औ है फ्रेंड्स, इनको वृद्धि स्वर कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, वृद्धि स्वर भी कहा जाता है। इन चारों को संयुक्त स्वर तो कहा जाता है, लेकिन आपसे दूसरा एक और भेद भी बनता है कि जो ए और ओ होता है उनको गुण स्वर, और जो ऐ और औ होता है उनको वृद्धि स्वर भी कहा जाता है। क्लियर फ्रेंड्स यहाँ तक। तो अगले लाइन पढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला पॉइंट्स क्या कह रहा है कि संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और चारों ये हैं फ्रेंड्स, ए और औ को हम क्या कहते हैं, गुण स्वर कहते हैं। और ऐ और औ को हम क्या कहते हैं फ्रेंड, वृद्धि स्वर कहते हैं। बात क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट अगला पॉइंट्स देखिए फ्रेंड्स, उच्चारण समय या मात्रा काल के आधार पर स्वरों के भेद। उच्चारण समय या मात्रा काल के आधार पर, यानी मात्राओं के आधार पे, यानी मात्रा काल, मात्राओं में लगने वाले समय के आधार पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्वरों का भेद करेंगे, 11 स्वरों का। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम कह सकते हैं मात्रा या उच्चारण समय के आधार पर स्वरों के 3 उपभेद होते हैं। कितने होते हैं, 3 उपभेद। तो पहला प्रश्न यहीं से तैयार हो गया हमारा परीक्षाओं के लिए कि मात्रा या उच्चारण समय के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं फ्रेंड्स, 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 3। देखिए कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम ह्रस्व स्वर के बारे में। इन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, सबसे कम समय लगता है, अर्थात 1 मात्रा का समय लगता है। यानी कह सकते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगे, 1 मात्रा का समय लगता हो, उनको हम क्या कहते हैं फ्रेंड, ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर यहाँ तक। तो बात याद रखनी है, ह्रस्व स्वर किन्हें कहेंगे कि जिन स्वरों के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगे। किसका, 1 मात्रा का समय लगे। दूसरी बात, ह्रस्व स्वरों को हम एक मात्रिक स्वर कहते हैं। क्यों कहते हैं, 1 मात्रा का समय लगता है। लघु स्वर क्यों कहते हैं, सबसे छोटे होते हैं।
मूल स्वर क्यों कहते हैं फ्रेंड्स कि अपने आप उच्चारित होते हैं, और दूसरी बात इनको मूल स्वर ये कहते हैं कि मूल स्वर ही ऐसे स्वर होते हैं जिनमें सबसे कम समय लगता है बोलने में। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स? 4 होती है। कौन कौन से हैं? आ, ई, उ और री। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है यहाँ तक। अब हमें परीक्षा के लिए क्या याद रखना है? ह्रस्व स्वरों में, ह्रस्व स्वरों में एक ये बात याद रखनी है कि इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। दूसरी बात ये याद रखनी है कि इनके उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है। तीसरी बात याद रखनी है इनकी कि इनको एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, लघु स्वर भी कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं। और अगली बात याद रखनी है, ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 4, और वो कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ और री। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट उसके बाद में हमारा आता है दीर्घ स्वर। क्या आता है फ्रेंड्स? दीर्घ स्वर, कि जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा से अधिक समय लगता है, अर्थात कह सकते हैं हम 2 मात्रा का समय, यानी हम कह सकते हैं दुगना समय लगे, यानी जिनको बोलने में ह्रस्व स्वरों से क्या लगे? दुगना समय लगे, 2 मात्रा का समय लगे, उनको हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। ठीक है फ्रेंड्स, इनकी संख्या कितनी होती है दीर्घ स्वरों की? 7 होती है। कौन कौन सी? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। यहाँ तक बात क्लियर होगी फ्रेंड्स? तो 7 स्वर वो हो गए और 4 स्वर वो हो गए, टोटल 11 स्वर हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो गए फ्रेंड्स। इन्हीं में इन 7 स्वरों को हम क्या कह सकते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं, गुरु स्वर कहते हैं, संध्या स्वर कहते हैं और द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। मैंने अभी बताया ना फ्रेंड्स, संध्या स्वर क्यों कहते हैं? कि उत्पत्ति के आधार पर संध्या स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, तो वही 7 प्रकार के होते हैं, सॉरी, वही 7 स्वर यहाँ पे दीर्घ स्वर में आ रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि इन दीर्घ स्वरों में जो ये 4 स्वर होते हैं फ्रेंड्स, ए, ऐ, ओ, औ, उनको हम संयुक्त स्वर भी तो कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? संयुक्त स्वर भी कह सकते हैं। और उत्पत्ति के आधार पर इन 3 को हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं उच्चारण स्थान के आधार पर इनको क्या माना गया? सभी को दीर्घ स्वर माना गया। क्या माना गया फ्रेंड्स? दीर्घ स्वर। लेकिन उत्पत्ति के आधार पर अगर इनका डिवाइडेशन करें तो इनको क्या माना गया है? सभी 7 को संध्या स्वर माना गया है, उन 7 में 3 को दीर्घ स्वर और उन 4 को क्या माना गया है? संयुक्त स्वर माना गया है। बात क्लियर फ्रेंड्स? तो हमारी परीक्षाओं के लिए क्या याद रखना है फ्रेंड्स इसमें से? कि जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। और दीर्घ स्वरों को हम गुरु स्वर भी कहते हैं, संध्या स्वर भी कहते हैं और द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर? नेक्स्ट उसके बाद में जो थर्ड पॉइंट आता है वो आता है हमारा प्लुत स्वर के बारे में। किसके बारे में? प्लुत स्वर के बारे में। देखिए प्लुत स्वर क्या होते हैं फ्रेंड्स, कि जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगे, सबसे अधिक का मतलब 3 मात्रा का समय लगे। ठीक है, 3 मात्रा के बराबर समय लगे, उनको हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? प्लुत स्वर कहते हैं। और प्लुत स्वर के उच्चारण में मूल स्वर से क्या लगता है? तिगुना समय लगता है, जैसे ओम। ठीक है फ्रेंड्स, ओम जो ओ होता है यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स? ओ होता है। इसको अगर आप लगातार 3 बार बोलें एक साथ मिलाकर तो ओम का उच्चारण होता है ओम। तो यहाँ लगातार 3 मात्राओं के बराबर बोला जाता है, तब ये क्या बनता है फ्रेंड्स? प्लुत बनता है। और प्रत्येक स्वर को जब लंबे समय तक हम बोलते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? प्लुत बन जाते हैं। ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट अगला पॉइंट्स याद रखना फ्रेंड्स कि प्लुत शब्द होता है, उसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है? उछलता हुआ। ये उछलते हुए होते हैं, कह सकते हैं ओम। हमने ऐसे बोला था एकदम उछाल सा लिया है बर्ड ने। क्या लिया फ्रेंड्स? उछाल सा लिया। इस वजह से प्लुत को हम क्या बोलते हैं? उछलता हुआ। और प्लुत का एक और अन्य नाम है, प्लुत स्वरों को हम त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं, यानी 3 मात्राओं वाले स्वर भी कहते हैं। और जो प्लुत होता है, इस प्लुत का सिंबल ये होता है फ्रेंड्स, इस सिंबल से इसको दर्शाया जाता है। और प्लुत स्वरों की संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स? 8 होती है। जो हमारा कह सकते हैं एक तो मूल स्वर होता है आ, और बाकी की जो दीर्घ स्वर होते हैं 7, उन सभी 7 को, और जो मूल स्वर आ होता है एक ये, इन 8 को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? प्लुत स्वर बना सकते हैं। ठीक है, प्लुत स्वर क्या कर सकते हैं? इनको बना सकते हैं। ई और ऊ और री, इनको प्लुत बनने से पहले दीर्घ बनता है, इसलिए इनको हम प्लुत स्वर नहीं मानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, संस्कृत में प्लुत स्वर कितने होते हैं फ्रेंड्स? 9 होते हैं। इनमें री भी शामिल होती है। संस्कृत में जो बड़ी री होती है उसको भी शामिल किया जाता है, इसलिए संस्कृत में प्लुत स्वरों की संख्या 9 होती है। हिंदी में कितनी होती है? 8 होती है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर बात है यहाँ तक? अब देखिए अगले पॉइंट्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से फ्रेंड्स। इनमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं समझाता हूँ कैसे। जैसे प्लुत स्वरों का प्रयोग क्या होता है? हंसने में, रोने में, दूर खड़े व्यक्ति को बुलाने में तथा संगीत शास्त्र में स्वर सौंदर्य की अभिवृद्धि हेतु किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपसे यहाँ पे ट्रेंडिंग क्वेश्चन यहाँ से इस प्रकार बन सकते हैं। वो आपसे पूछ सकता है कि प्लुत स्वरों का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर ए में रख देगा हंसने में, ऑप्शन नंबर बी में रख देगा रोने में, ऑप्शन नंबर सी में रख देगा दूर खड़े व्यक्ति को बुलाने में, और ऑप्शन नंबर डी बनता है हमारा संगीत शास्त्र में स्वर सौंदर्य की अभिवृद्धि में रुकावट हेतु या फिर अभिवृद्धि हेतु। तो याद रखना फ्रेंड्स, देखिए कैसे
हम हंसते हैं तो लगातार हंसते हैं, तो ये क्या होते हैं, लगातार ध्वनि निकलती है, इस वजह से प्लुत कहलाती है। रोते तो ऐसा नहीं है नेक रोते हैं, एक ही बार एक मात्रा बराबर खूब रोते हैं, सिसकियाँ भर भर के रोते हैं, तो क्या हो जाता है, लंबे समय तक रोना होता है, लंबी ध्वनि होती है, इस वजह से इसको प्लुत कहते हैं। किसी दूर से खड़े व्यक्ति को बुलाते हैं कि हेलो, हे, तो आवाज़ देते ही लगातार ध्वनि होती है। और संगीत जब कोई गाना गाते हैं आ ई कर लंबे समय तक उसको क्या करते हैं, उसके सौंदर्य में वृद्धि के लिए हम बोलते हैं, इस वजह से इन सभी ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं, हमारी प्लुत कहलाती हैं। दूसरी बात और क्या क्या कहलाती हैं, जैसे बंद कमरे में ध्वनि का कंपन, हमने हलो बोल दिया और जब वो ध्वनि लंबे समय तक गूंजती रहती है तो वो क्या प्लुत ध्वनि कहलाती है। रात्रि के सन्नाटे में अगर पटाखा जला दें, उसकी ध्वनि चारों ओर गूंजती है तो ये क्या कहलाती है, प्लुत ध्वनि कहलाती है। तो इस प्रकार इन ध्वनियों के बारे में पूछ सकता है आपसे एग्जाम्पल दे दे के कि बंद कमरे में ध्वनि का कंपन कहलाता है, कौन सी ध्वनि कहलाती है, तो प्लुत ध्वनि, स्वर ध्वनि या दीर्घ ध्वनि, तो आपको याद रखना प्लुत ध्वनि कहलाती है। और दूसरी बात एक और याद रखनी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हिंदी भाषा में प्लुत स्वर का प्रयोग नहीं होता है, प्लुत स्वरों का प्रयोग केवल किस में होता है, संस्कृत भाषा में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बात क्लियर हो गई है आपकी। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने आज की इस वीडियो में आपको बस इतना ही पढ़ाएंगे। शेष जो स्वरों के भेद हैं हमारे ओष्ठाकृति के आधार पर, जीवा के आधार पर, जाति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, ठीक है फ्रेंड्स, तालु के आधार पर, इन सभी भेदों को हम नेक्स्ट अपनी अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही काफ़ी हो गया फ्रेंड्स आपके लिए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में अगर कोई भी चीज़ आपको कहीं पर भी समझ में नहीं आ रही हो तो आप कमेंट में हमें अवश्य बताएं, जिससे हम उसमें आपको बताएंगे कि क्या किस वजह से आपको समझ में नहीं आ रही है। वैसे मैंने यहाँ पे जितना पढ़ाया है फ्रेंड्स, सभी पॉइंटों को बारीकी से लिया है, एक एक पॉइंट एक एक तथ्य को लिया है, किसी भी तथ्य को नहीं छोड़ा है फ्रेंड्स। तो इनको आप रिवीजन करें, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती इसको रिपीट करके दोबारा देख लें, अवश्य समझ में आ जाएगी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। फ्रेंड आज की वीडियो अगर आपको हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर अवश्य करें। एक बात और याद रखनी फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक तो करना, शेयर जरूर किया करें अपने दोस्तों को और बताया करें, उनसे कहा करें कि फ्रेंड्स यहाँ पे हिंदी पूरी कंप्लीट सिलेबस के साथ में पढ़ाई जा रही है, आप भी यहाँ पर पढ़ें। ऐसा नहीं है, आप भी पढ़ते रहें, अपने दोस्तों को ना बताएं, अपने दोस्तों को बताएं और उनसे बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, बेल आइकन को प्रेस अवश्य करना फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार।